कि क्या अभी भी आपको लगता है कि कुछ होना है? तो अगर कुछ नहीं होना होता तो आप यहाँ आते ही नहीं, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना है। वो आप उसके बारे में मन में ठान के आए होंगे कि क्या होना क्या नहीं होना। बोले भगत दा अब तो अपनी सरकार बन गई। तो मैंने कहा भाई सन 1947 से इस देश में अपनी ही सरकार है, तो उसे ये तो देखने का एंगल है। भगत दा ऐसा कोई मामला होता है, वो भी देवभूमि में होता है, जनता सड़कों पर उतर आती है, न्याय की बात भी होती है, सरकार भी अपनी तरफ से कर रही है। ऐसे लोगों को तो ऐसा लगता है कि भाई हम इंद्रलोक में तो नहीं आ गए। भाई सन 1947 से इस देश में अपनी ही सरकार है, तो उसे ये तो देखने का एंगल है। केवल नारों से तो होगा नहीं, या तो आरएसएस की शाखा में आ जाए प्रबल राष्ट्रभक्ति के लिए, या कहीं स्वामी विवेकानंद के जाए जो सन्यासी होते हुए जिन्होंने हिंदुत्व की बात बोली है। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में नहीं चलता है। गलत है कोई तो गलत है। आज का प्रधानमंत्री ऐसा है कि उसने धरती देखे, धरती के दुख देखे, धरती के कष्ट देखे हैं, उन कष्टों में से उसने रास्ता बनाया है। संतुष्टा राजा असंतुष्टा द्विजा, नष्टा नष्टा नष्टा। एक लकड़ी एक दिन पतवार बनती है, चिंगारी दहक अंगार बनती है, जो रूंधी गई सदा बेबस समझकर, वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। कद छोटा है मगर हैसियत बहुत बड़ी है, धोती कुर्ता पहनते हैं मगर तकनीक में भी माहिर हैं, सर पर पहाड़ी टोपी है लेकिन कहलाते हैं पर्वत शिरोमणि। एक अध्यापक से जीवन से लेकर के आरएसएस के समर्पित कार्यकर्ता से लेकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी से निकलते हुए बन गए महाराष्ट्र के गवर्नर। और जानते हैं, अनुशासन की छड़ी वहां भी चली और मर्यादा को वहां पर भी स्थापित किया। एक गवर्नर कैसे बेहतरीन काम कर सकता है और उसकी भी एक ताकत होती है, इसकी मिसाल उन्होंने उत्तराखंड की जमीन से निकल करके महाराष्ट्र में स्थापित की। आप समझ गए होंगे मेरे साथ कौन है। मेरे साथ है भगत दा। प्यार से लोग इन्हें भगत दा कहते हैं, और ये इतने होशियार है, इतने बागपट्टू है, इतने चतुर है कि बड़ी से बड़ी गंभीर बात को भी मुस्कुरा कर कह जाते हैं। भगत दा, टाइम्स नेटवर्क में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। आपने इतने विशेषण लगा दिए हैं कि मुझे लगता है कि शर्मिंदा होके कहीं नीचे जमीन पर तो नहीं बैठना पड़ेगा। नहीं, आप तो पहाड़ के दिल में बैठे हुए हैं भगत दा, आप जमीन पे कैसे बैठ सकते हैं? हम वहां खड़े हुए हैं। नहीं, पहाड़ के दिलों में भी जो है, पहाड़ के दिल हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं जी। ये दिल्ली वाले दिल नहीं जो आसमान में रहते हैं। अच्छा भगत दा, मैं उत्तराखंड से ही शुरू करती हूँ क्योंकि वो आपके मन में बसता है। भगत दा, करीब 25 साल पूरे हो गए, आपने कैसे बदलते हुए देखा, और अभी भी ऐसे कोई संकल्प हैं? क्योंकि आप उस संघर्ष में बहुत आगे रहे हैं, आपने देखी है वो लड़ाई। अभी भी कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं कि उत्तराखंड में होना चाहिए? देखिए, जिसको आप कह रहे कि होना चाहिए, ये होना ये सतत प्रक्रिया है। हाँ जी। और जीवंत व्यक्ति ये हमेशा होते रहता है। जिस दिन होना बंद हुआ वो खत्म हुआ। और एक राज्य, एक स्टेट, ये तो मनुष्य से भी ज्यादा जीवंत है। और मनुष्य की तो एक निर्धारित उम्र है, और स्टेट की उम्र ये सैकड़ों वर्ष हो सकती है, हजारों वर्ष हो सकती है। तो इसलिए जो आपने पूछा कि क्या अभी भी आपको लगता है कि कुछ होना है, तो अगर कुछ नहीं होना होता तो आप यहाँ आते ही नहीं, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना है। वो आप उसके बारे में मन में ठान के आए होंगे कि क्या होना क्या नहीं होना। तो इसलिए अभी कुछ तो बहुत हो गया है, लेकिन बहुत अधिक अभी भी होना है। एक परमानेंट स्टेट है जो अपने एक अस्तित्व में है और पहचान में है, लेकिन राजधानी के सवाल पर एक ऐसी बात आ जाती है कि सब कुछ अस्थायी सा दिखाई देता है। ये समस्या कैसे निदान होगी और कैसे हम लोगों के मानस में उतारेंगे कि ये लड़ाई कुछ नहीं है, आप उत्तराखंड को व्यापक रूप में देखिए। देखिए, उत्तराखंड का निर्माण राज्य की मांग को लेकर हुआ। हाँ जी। उत्तराखंड का निर्माण कोई राजधानी को लेकर के या कोई और विषय को लेकर के ये कभी यहाँ के लोगों ने बलिदान इस नाम पर नहीं दिया। यहाँ का जो संघर्ष था वो था कि हमारी राजधानी
होनी चाहिए। इसलिए राजधानी है, चल रही है। हाँ जी। 25 साल से इतने काम चल रहे हैं और काम चल ही नहीं रहे हैं। मैं अभी के मीडिया के माध्यम से देखता हूँ कि बहुत से प्रोग्राम में, वो चाहे सतत उन्नति का प्रोग्राम हो या दूसरे जीएसटी जो जीडीपी हो, उन सब में आज उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में से एक है। कहाँ इतना पर्वतीय पिछड़ा प्रदेश था, कहाँ मुझे जब मैं एमएलए था, जब मुझे अपने क्षेत्र में जाना होता था कपकोट, तो मैं गढ़वाल से 2 दिन पैदल चल कर अपने क्षेत्र पहुंचता था, फिर वहाँ 5 दिन दौरा करके तब मोटर रोड में पहुंचता था। अब जहाँ से भी जाओ वहाँ से मोटर ही मोटर है। तब ये हमारा मोबाइल मुश्किल से वो ऐसा वाला कभी कभी सुनाई देता था। आज घर घर में सबके पास मोबाइल है। अब सामान्य महिला भी जब गांव से जाती है घास काटने, लकड़ी लाने, तो भी उसके हाथ में आपको मोबाइल दिखेगा। तो एक प्रकार से जो जिनकी उम्र आज 80 की हो गई, 75 की हो गई, ऐसे लोगों को तो ऐसा लगता है कि भाई हम इंद्रलोक में तो नहीं आ गए कि गडकरी मोदी की जो सड़कें हैं उनको देख करके आप इस बार सड़क से आई होंगे, आपको 5 घंटे से ज्यादा लगे ही नहीं होंगे। पहले 7-7, 8-8 घंटे लगते थे। तो एक नई दुनिया है और मोदी जी की कृपा से, धामी की कुशलता से इतनी एरोड्रम बन गए हैं। जगह जगह आप जिस मुंशियारी को हम लोग 15 घंटे में पहुंचते थे, वो आज हम 25 मिनट में पहुंच रहे हैं। तो एक प्रकार से जो उसका स्टेट की परिकल्पना थी कि भी यहाँ विकास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, लेकिन वही एक तरफा पड़ जाता है। यहाँ की परिस्थितियां भिन्न है, तो उसके अनुकूल इसलिए राज्य बनाया गया। और मुझे लगता है कि जो सपना लोगों ने देखा है वो साकार हो रहा है। अब 100% हुआ ही मैं नहीं कह सकता, उसकी जगह 100% हो जाए तो रह क्या जाएगा। इसलिए जो है सतत प्रक्रिया है। और मुझे लगता है कि अभी जो आप कह रहे हैं कि कुछ होना है, वो होना भी है बहुत सारा अभी। भगतदा, मैं आप ही के उत्तर से एक शब्द चुरा लेती हूँ। आपने इंद्रलोक कहा। आपने ये बात सही भी कही कि आज हर हाथ में मोबाइल है, टेक्नोलॉजी हो रही है, पहाड़ों में यूज कर रहे हैं लोग। लेकिन जहां एक पहाड़ की महिला एक हाथ में मोबाइल लेके चलती है और एक हाथ में घास काटने की दराती, वहीं वो जंगल में डरा हुआ महसूस करती है। मेरा सवाल आपसे स्पष्ट तौर पे ये है कि एनिमल ह्यूमन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो पहाड़ों से अब तस्वीरों में सामने निकल कर आ रहा है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, ये जो प्रश्न है ये केवल उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। बिल्कुल। ये समग्र जो हमारा हिमालयन रेंज है, ये उस सब के लिए लागू होता है। और बहुधा हमारे दक्षिण भारत में, पूर्व में, पश्चिम में जहाँ भी अभयारण्य है, वहाँ कहीं न कहीं ये झगड़ा चलता रहता है। ये क्या सरकार इसे गंभीरता से ले रही है? ये कलश चलता रहता है। नहीं, सरकार गंभीरता से ले रही है। और मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष के स्तर पर हुआ क्या कि कुछ लोगों ने प्रकृति प्रेम के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर इतने अधिक माहौल ऐसा बना दिया कि 1980 का जो फॉरेस्ट कानून बना, एक्ट बना 1980 का, वो इतना कठोर बन गया कि उसमें ऐसा लगता था कि भाई आदमी की कीमत कम है और जंगल के पशुओं की कीमत ज्यादा है। अच्छा लक्ष्य था, अपनी इंटेंशन कोई बुरा नहीं था, क्योंकि बुरी तरह से लोग पेड़ काट रहे थे और नुकसान कर रहे थे। लेकिन वो क्या हुआ कि इट वेंट फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम, है ना। एक अति से आप दूसरी अति में चले गए। तो उसके कारण से क्या होगा कि अब गाँव में जो शेर है, बाघ हमारे बोलते पहाड़ी में उनको, छोटे छोटे बाघ तो बड़ा होता है जो कार्बेट में मिलेगा आपको, लेकिन वो इतनी अधिक संख्या में आग हुए हैं कि स्वाभाविक है कि वो करता गाएंगे, उनको खाना नहीं मिलेगा। पहले तो लोग मारा करते थे, हैं साधु सन्यासी जिसके पास बागंबर शाला हो गई वो माना जाता था बहुत अच्छा है। आज अगर आप किसी के पास बागंबर शाला देखोगे तो दूसरे दिन जेल में चले जाएगा। तो इसलिए वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम, एक अति से
दूसरे अति में जाना, इसके कारण से ये जो क्लेश है, इस क्लेश के कारण से जो पशुओं के साथ हो रहा है, जंगली जानवरों के साथ हो रहा है, तो उसको एक नई दृष्टि से देखना पड़ेगा। और कोशिश की जा रही है कि उनके लिए और बाड़े बनाए जाए, बाग आ रहा है, ऐसा आ रहा है। हम दूसरी कोशिश भी कर रहे हैं, सेंटर से पैसा मांग रहे हैं। हम कहते हैं भाई आप जो है खेतों के चारों जाली लगाने के लिए हमको सहायता करो। नहीं तो फिर अगर सेंटर में तो आप ही की सरकार। नहीं, देखो सेंटर में सरकार है, हाँ जी, और सरकार हमेशा सबकी होती है। बिल्कुल। हाँ, मुझे बहुत बार आपको किस्सा सुनाऊं, जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो बहुत लोगों ने मुझसे कहा, तब मैं आरएसएस का काम देखता था, बीजेपी नहीं देखता था। अच्छा। बोले भगत दा अब तो अपनी सरकार बन गई। तो मैंने कहा भाई सन 1947 से इस देश में अपनी ही सरकार है, तो इसे ये तो देखने का एंगल है। तो कुल मिलाकर के एक नए ढंग से सोचना पड़ेगा ताकि आदमी का जीवन सुरक्षित रहे और पशु भी, प्रकृति भी ठीक रहे। भगत दा, कहीं एक कारण ये तो नहीं कि जो जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, पहले एक जंगल होता था बड़ा, क्योंकि उत्तराखंड मेरे लिए वही है कि सुकून है। आप देखते होंगे कि हर शुक्रवार को HR नंबर की गाड़ियां, DL नंबर की गाड़ियां सब आपके उत्तराखंड में आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो पर्यटन के नाम पर इतने होटल्स बढ़ रहे हैं, जंगल और पहाड़ कट रहे हैं, इसीलिए भी एक जानवर नीचे उतर कर आता है और शिकार करता है? नहीं, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। सीधे ये है कि हमारे गांव में पहले एक गांव में बंदर दिखा तो भगाया तो दूसरे गांव जाता था, ठीक है, खत्म एक दिन की ड्यूटी। आज ये कि हर गांव में बंदर ही बंदर है, ठीक है, लोगों के लिए खेती संभालना मुश्किल है। पहले कभी कभी हम लोगों जब बच्चे थे तो कभी कभी भालू और सुअर दिखते थे, अब तो यत्र तत्र सुअर और भालू है। इसका अर्थ क्या है कि पिछले वर्षों में चाहे हमने सड़क के नाम पर, विकास के नाम पर पेड़ काटे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ठीक से हमारे ये जो इस में पर्यावरण में काम करते हैं या शासन में काम करते हैं, अगर वो ठीक से देखेंगे तो पहाड़ के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जितना जंगल पहले था उससे जंगल बढ़ गया है। क्योंकि गांव नीचे को आ रहे हैं लोग। हाँ। तो गांव में जहाँ पहले 8-10 पेड़ दिखाई देते थे क्योंकि महिलाएं घास काटती थी, और हर गांव में 25, 50, 100, 150 ऐसे मवासे होते थे। अब मुश्किल से कहीं 5 है, कहीं 10 है, कहीं 50 है। तो नेचुरली है कि जो घास लाते थे, जो लकड़ी लाते थे, तो बंद हो गए ना। तो इस दृष्टि से यहाँ लखनऊ, दिल्ली और देहरादून में बैठ करके जो उस चीज को लोग देख नहीं सकते। इसलिए इस संबंध में हम केंद्र से भी मैं बात करूंगा कि इस संबंध में नई पॉलिसी बनानी चाहिए कि भाई सांप भी मरे, लाठी भी न टूटे। अब ऐसा हो रहा है कि सांप भी मर जा रहा है, लाठी भी टूट जा रही है, और कुछ भी नहीं निकल कर आ रहा है, निकलता कुछ नहीं। इसलिए उसको नए सिरे से सोचना पड़ेगा। आप एक शिक्षक रहे हैं, आपने अपने जीवन में स्कूल्स भी खुलवाए हैं, उनको चलाया भी है, और आपका हृदय गुरु हृदय है। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक खबर आती है कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, 1600 स्कूल बंद हो चुके हैं, 3600 स्कूलों को चिन्हित कर लिया गया है, और ये अध्यादेश जारी होता है कि वहाँ पर और कार्य जैसे पंचायत से संबंधित कार्य, आंगनबाड़ी से शुरू होंगे उन बिल्डिंग्स में। लेकिन आप ही भगत दा हमेशा बोलते हैं कि सरकारी स्कूल से पढ़कर बच्चा IAS, IPS और बड़े साइंटिस्ट बन करके निकलते हैं। अगर ये स्कूल बंद हो जाएंगे भगत दा, तो क्या गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा? देखो, पहली बात यह है कि उत्तराखंड में पिछले दिनों मैं समाचार पढ़ रहा था कि यहाँ मनरेगा के अंदर काम करने वालों की संख्या 45% रह गई है, पहले 100% की अपेक्षा। इसका अर्थ क्या है कि जब से उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड में बना है, नए उद्योग खुले हैं, नए काम खुल रहे हैं, लोगों को सेल्फ रिलायंट उसमें जाने के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए लोग काम कर रहे हैं। तो लोगों के पास इसके माने पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो स्वाभाविक है कि एक इच्छा होती है, जैसे हमारे वेल टू डू लोग हैं, हमारा बच्चा तो विदेशी में पढ़ना चाहिए, अगर विदेश में नहीं पढ़ा हार्वर्ड में और नहीं भगत दा, सरकारी स्कूल बंद हो जाए। सुनो मेरी बात। तो इसलिए स्थिति क्या आ रही है धीरे धीरे कि लोग
एक ये मानसिकता बन गई है कि हम प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे तो हमारे बच्चे ज्यादा अच्छे होंगे। ये मानसिकता केवल उत्तराखंड में नहीं है, ये समग्र देश में यही मानसिकता है। सौभाग्य से उत्तराखंड में जैसा लोग गरीबी बोलते हैं वैसा गरीबी नहीं है, और इस कारण से भी यहाँ और जगह की अपेक्षा, इसमें महाराष्ट्र में था वहाँ भी सरकारी स्कूल में बहुत कम जाते थे लोग, है ना, सब प्राइवेट की ओर जा रहे हैं। प्राइवेट की ओर जाने का अर्थ है कि अब आदमी के पास पैसा है, पैसा नहीं होगा तो क्यों भेजेगा वहाँ। हम क्या सरकारी स्कूल को इतना मजबूत मॉडल के तौर पे नहीं ला सकते भगत दा, कि हम जब वहां पर ऐसे हैं स्कूल्स कि जहां पर लोग कहे कि नहीं यहाँ पे शिक्षा हम लेंगे, हम वैसा मॉडल नहीं बना सकते? निश्चित रूप से तुम्हारा बहुत अच्छा प्रश्न है रमा जी। मैं लोगों को उदाहरण देता हूँ, मेरा जो कपकोट ब्लॉक है यहाँ का मैं रहने वाला हूँ। कपकोट प्रॉपर में एक प्राइमरी स्कूल ऐसा है जिसमें 300 बच्चे पढ़ते हैं, और वो जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर वहाँ के, हर बार 4, 5, 10 लड़के उनके कहीं न कहीं उसमें सैनिक स्कूल में निकलते हैं, कहीं दूसरे कंपटीशन में, और पिछले से पिछले साल तो 5वीं के 40 बच्चे उनके सैनिक स्कूल में निकले। तो ऐसे उदाहरण हमारे 1-2 स्कूल और भी मेरे नैनीताल में मैंने देखे से, जहाँ अच्छी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे भी हैं। लेकिन क्या है कि ये जो सारे देश भर में, केवल उत्तराखंड में, एक प्रकार से ये जो शिक्षा है, ये शिक्षक का पद है, शिक्षा का काम है, ये अति पावन और पवित्र है। ये भाव वास्तव में देश भर के हमारे अध्यापकों में अगर भरा जाएगा तो स्वाभाविक रूप से फिर जैसे पलट करके गाड़ी पीछे को आती है, तो ऐसे ही पलट करके। इसके लिए आप कुछ करेंगे? देखो, मैं तो जितना कर सकता हूँ उतना अपनी ओर से करता ही हूँ, लेकिन ये सामूहिक है, कलेक्टिव वन। और इस दृष्टि से अभी मुझे लगता है कि भले ही इतनी सुंदर 2020 की शिक्षा नीति आई है, उस सबके बावजूद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया कि हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग ये होना चाहिए, वो होना, दुनिया भर की चीजें सब सरकार ने बता दी, लेकिन स्कूल में उपस्थिति कैसे बढ़ाए, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि स्कूल में उपस्थिति करो, तो ये भाव जब तक पूरे देश में नहीं बढ़ेगा, और ये कोई भी सरकार जबरदस्ती इसलिए नहीं करेगी कि वो अध्यापक जो है फिर रिवोल्ट करने लग जाते हैं, आंदोलन करने लग जाते हैं, क्योंकि इसके लिए फिर वही या तो RSS की शाखा में आ जाए प्रबल राष्ट्रभक्ति के लिए, या कहीं स्वामी विवेकानंद के जाए जो सन्यासी होते हुए जिन्होंने हिंदुत्व की बात बोली है, तो तब तो होगा। और केवल नारों से तो होगा नहीं, केवल अखबार में मीडिया में बोलने से तो होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री अगर आगे और 5-10 साल रहेंगे तो वो निश्चित रूप से कोई रास्ता निकालेंगे। भगत दा, एक सवाल बहुत गंभीर है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए आपको ये सवाल पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत संवेदनशील हैं। भगत दा, अंकिता भंडारी साझी बिटिया है ना, हम सबकी बिटिया है। तो भगत दा, ऐसा कोई मामला होता है, वो भी देवभूमि में होता है, जनता सड़कों पर उतर आती है, न्याय की बात भी होती है, सरकार भी अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन आप मानते हैं कहीं ना कहीं कुछ नामों को छिपाने के लिए, कुछ चेहरों को छिपाने के लिए हम उस न्याय तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं? देखिए, AI का जमाना है। हाँ जी। यहाँ जो है AI, अभी तुम क्या सोच रही हो, अगर मेरे पास AI की टेक्नोलॉजी होगी तो जो तुम पहले बोलने वाली हो, रमा बोलने वाली हो, मेरे यहाँ पहले आ जाएगी। तो इसीलिए इस जमाने में, और ये कहना कि कोई क्यों छिपाएगी सरकार, काहे को छिपाएगी? हम तो कहते हैं कि जो वरिष्ठ से वरिष्ठ अगर कोई इसमें तो उसको भी दंड दो। तो हमारे यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी और RSS में नहीं चलता है। गलत है कोई तो गलत है, अगर कोई गलत निकलेगा तो दंड, अगर दंड मिलेगा ना, दंड मिलेगा। अभी हमारे यहाँ कोई युवा लोग भाई उत्साही होते हैं, बजरंग दल का ये और अभी कुछ करते हैं, एक लड़का पहले बंद हुआ, एक लड़का फिर बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया। लक्ष्य उनका अच्छा था कि गाय नहीं कटनी चाहिए, बहुत अच्छी लक्ष्य है, लेकिन आप
आप कानून अपने हाथ में लोगे तो फिर उसमें ये थोड़ी देखा जाता है कि ये कौन है करके। तो इसलिए बहुत पारदर्शिता से काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये केवल जिनकी धरती जो है नीचे खिसकती जा रही है, और वो अनावश्यक जब उसमें सीबीआई जांच हो गई, जिस दोषी है उनको जेल में बंद कर दिया गया, सजा दे दी गई है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से इस घटना को विशेष करके कि हम अगर जन्म पर निर्भया चिल्लाते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई शुभ लक्षण है। हमको सावधानी बरतनी चाहिए, हम लोग बरत रहे हैं, और उसके बाद भी चूंकि ह्यूमन नेचर है और कब यहाँ क्या घटेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। और एक घटना अप्रत्याशित हो गई और उसको सजा मिल गई। अब उसमें कौन था क्या था, अगर किसी को लगता फला था तो सामने एविडेंस, एक मिनट, सामने एविडेंस ले आए हैं। अब हाँ जी शंका है, अब तुम कल को कुछ भी शंका कर दो, फिर सरकार से को तुम सिद्ध करो, ये तो नहीं हो सकता ना। कोई भी सरकार हो है, हम कोई किसी को ब्लेम लगा दे है, और ब्लेम लगाने के बाद हम कहा तुम सिद्ध करो इसको, अरे तुम ब्लेम लगा रहे हो तो सिद्ध करो। तुम आपने निर्भया का नाम लिया, निर्भया को न्याय मिला पर बहुत देरी में मिला। कहीं अंकिता भंडारी ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि निर्मला उससे भी पहले तुरंत ही, जितनी जल्दी हमारे उस कांड में लिप्त जिनको माना जाता है, ठीक है नहीं, जितनी जल्दी उनको सजा हुई उतनी तो कहीं और भी हुई ही नहीं, क्योंकि हमारी सरकार में युवा मुख्यमंत्री है, उसका लंबा भविष्य है। इसलिए सोच करके सोचता है कि भाई मैं सख्ती से कदम लूं, ठीक से कदम लूं, उसके कारण से सरकार ने मामले को खींचने के बजाय जज के सामने पुटअप किया, सजा हो गई। किसी भी राज्य का, केवल उत्तराखंड का ही नहीं, लेकिन मैं उत्तराखंड के संदर्भ में पूछूंगी कि रोटी कपड़ा मकान, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, हमने इस पे बात करी, लेकिन आप जो यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके ऊपर आप संतुष्ट हैं कि सही हैं पहाड़ों पे? देखिए, पहली बात ध्यान दो, हमारे यहाँ प्राचीन ऋषि मुनि दृष्टा कह गए, संतुष्टा राजा असंतुष्टा द्विजा, नष्टा नष्टा नष्टा। यदि राजा संतुष्ट हो जाए तो खत्म है मामला, और यदि ब्राह्मण पंडित वो असंतुष्ट हो जाए तो तब भी मामला खत्म है। इसलिए संतुष्ट होना एक अलग चीज है। हम इसको अंग्रेजी शब्द कह सकते, कन्विंस है कि नहीं यू आर विद योर सक्सेस, व्हाटएवर इज हैपनिंग, जो हो रहा है। तो हम लोग पूरी तरह से इस मामले में है कि भाई प्रयास बहुत अच्छे हो रहे हैं और ठीक चल रहे हैं, ठीक दिशा में चल रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि उत्तराखंड को लोग क्यों आना पसंद कर रहे हैं, क्यों इतनी भीड़ बढ़ गई है, क्यों इतना आकर्षण बढ़ गया है? तो कुछ तो है। और विशेष करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड का प्रेम और जगह से उन्होंने काशी का भी बता दिया, अयोध्या भी सब कर दी, गुजरात तो चमका ही दिया है ना। लेकिन आप देखें कि वो बार बार सबसे अधिक किसी स्टेट में जाते तो उत्तराखंड में देवभूमि है, वो यहाँ पैदल उन्होंने सब भ्रमण किया है। अब पहले जब वो अपने यायावर जीवन व्यतीत कर रहे थे, सबके प्रचारक किसी रूप में घूम रहे थे, है ना, तो इसलिए उनको यहाँ का यथार्थ पता है, धरती पर घूमे हैं। अब अगर आप हार्वर्ड में पढ़ा हुआ, हार्वर्ड में पढ़ाने वाले, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हुआ, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने वाले किसी विद्वान को, और विद्वान भी हो, विनम्र भी हो, उसको अगर प्राइम मिनिस्टर बना दो तो वो हार्वर्ड और वहाँ की तो चीजें सब कर लेगा, लेकिन धरती तो देखी नहीं है। तो आज का प्रधानमंत्री ऐसा है कि उसने धरती देखे, धरती के दुख देखे हैं, धरती के कष्ट देखे हैं, ठीक है, और उन कष्टों में से उसने रास्ता बनाया है। तो स्वाभाविक है कि ये सब चीजें धीरे धीरे सब अच्छी हो जाएंगी। भगत, इस समय आप और हम देहरादून में बैठे हैं। देहरादून की पहली तस्वीर और अब की तस्वीर, इतनी ज्यादा भीड़, इतना ज्यादा मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन, वो सुंदर सा देहरादून कहाँ खो गया है? देखिए, ऐसा है, अभी सारी दुनिया इस शहरीकरण की ओर जा रही है। आपको पता हो,
मद्रास यानी तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जहाँ की मोर देन 50% जनता अब शहरों में रह रही है। महाराष्ट्र ऐसा प्रदेश है जो अब 50% शहरों में रहने वाला प्रदेश बन गया है। तो इसलिए ये समयानुकूल लोगों को ही, आप इनको रोक नहीं सकते। आप यही कर सकते हैं कि आप गांव में और लोगों को प्रोत्साहित करके उनको ग्राम उद्योग कराओ, हस्तशिल्प कराओ, उनसे गोपालन कराओ, मछली पालन कराओ, फलोद्यान लगवाओ, होम स्टे कराओ। तो जब वो काम करेंगे तो जैसे बहुत से लोग अब होम स्टे बना के बैक आने लगे। कितने लोग अच्छे जो रिटायर्ड, मतलब आप जो कुंजी लास्ट विलेज है, ठीक है नहीं है, तो वहाँ की वो लड़की जो यहाँ मेरे आईजी थी, अब वहाँ के गांव की प्रधान बन गई है। तो आप समझ लो कि ये जो रिवर्स लाइन है, रिवर्स माइग्रेशन है, ये अब शुरू हो रहा है और अगले 5-7 सालों में पिकअप होगा और अच्छा तरह से पिकअप होगा। भगत दा, आप किंग मेकर माने जाते हैं और आपने बहुत सारे लोगों को जो आशीर्वाद भी दिया है, समझाया भी है, देखा भी है, उनमें से बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री भी बने। मैं आपके आगे कुछ नाम लूंगी, आप मुझे एक वाक्य में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी। देखिए ऐसा है, मैं ज्यादा इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर इसलिए नहीं दूंगा कि neither I am making nor I am making maker। तो इसलिए मैं जो आपने क्या कहा, देखते हैं संभावना सुनो से, इसलिए जो किंग मेकर वाली बात है, क्योंकि राजाओं का जमाना वैसे भी खत्म हो गया है, तो मैं कभी भी जो है किंग मेकर की भूमिका में नहीं रहता हूँ। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो संघ के स्वयंसेवक के रूप में ही कार्य करता हूँ। आप कैसे आंकते हैं इनके कार्यकाल को, कैसे आंकते हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि इनको युवा और ऊर्जावान जनता भी उनको पसंद कर रही है। और आप देश में कहीं बाहर चले जाओ तो लोग मुझे बहुत से मिलते हैं, दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री मिलते हैं, राज्यपाल मिलते हैं, वो भी कहते हैं यार आपके मुख्यमंत्री की बड़ी यहाँ भी चर्चा होती है कि देखो उन्होंने यूसीसी लागू कर दिया, उन्होंने फला चीज लागू कर दी है। तो इतने जो अनधिकृत इस प्रकार के पूजा स्थल माने जाते थे सैकड़ों की संख्या में खत्म कर दे है, अवैध कब्जे का। वो उनको वो लोग खुद बोलते हैं। तो जब उत्तराखंड से बाहर के लोग बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि भाई अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, जहाँ अंदर के लोग जो है वो स्वाभाविक है कि उनको राजनीति करनी है, तो जहाँ कमी होगी उसी को बोलेंगे। भगत दा, आप अध्यापक भी रहे, आप पत्रकार भी रहे, आप गवर्नर भी रहे, आप मुख्यमंत्री भी रहे और एक जमीन से जुड़े आरएसएस के कार्यकर्ता भी रहे। आपने लगभग सारी बड़ी भूमिकाएं देखी। कोई ऐसी भूमिका भी है जो अभी ख्वाहिश में है? देखिए, हम तो निमित्त मात्र हैं और गीता के शब्दों में हाँ जी, हमको जो से मशीन चलती है, हाँ जी, तो ऐसे यंत्रवत चलते हैं। हाँ। और जो काम हमने संकल्प लिया है वो भी पूरा थोड़ी ना हो गया है। हाँ जी, मैं बोल रही थी ना, जैसे सरकार के बारे में, हाँ जी, शासन के बारे में, हाँ जी, ऐसे ही व्यक्तिगत जीवन में जो मनुष्य की जैसे आकांक्षा होती है, किसी की आईएएस बनो, फला बनो, फला बनो, ठीक है नहीं, तो तत्काल खत्म हो गई। आईएएस बनने के बाद, पीसीएस बनने के बाद, एमएलए बनने के बाद, मिनिस्टर बनने के बाद, तो हम तो उस लाइन में है ही नहीं। तो इसलिए हमारा काम ये तो चलता ही रहेगा। भगवान दोबारा जन्म देगा तो भी करेंगे। समाज का संगठन करना है, दुनिया के अंदर अध्यात्म का ज्ञान देना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह आध्यात्मिक इंटेलिजेंस देनी है। तो इसलिए हमारा काम तो जो है वो तो शाश्वत है, सनातन है, सतत चलता रहेगा। और आप जैसी इतनी प्रतिभाशाली युवा हमारी मातृशक्ति जो है वो अगर साथ दे दे तो मुझे लगता है कि ये जो जिस आध्यात्मिक, जिस सनातन की ओर हम बढ़ रहे हैं, जो एक बार विदेशी आक्रमणकारी की वजह से दब गया था, कम हो गया था, आज उसका पुनर्जागरण हो रहा है, रेनेसां हो रहा है। तो जब रेनेसां होगा तो धीरे धीरे ये भी अपनी क्लाइमैक्स पर पहुंचेगा। तो तब तक तो चलते रहना है। आज के पावर कॉरिडोर का आखिरी सवाल भगत दा आपसे, आपने मातृशक्ति की बात की
और बचपन में आपकी बहनें बहुत रही। आप 11 बहन भाइयों में 9वें नंबर के थे और आपने बहुत उस गांव से निकल करके देश दुनिया में नाम किया। क्या उत्तराखंड की जमीन कभी कोई महिला मुख्यमंत्री देखेगी? नहीं, मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री या बनना या प्रधानमंत्री बनना वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ जी। बड़ी चीज क्या है कि क्या उत्तराखंड की महिला, जैसे आज उत्तराखंड के CDS उत्तराखंड से, हाँ, पहले CDS वो उत्तराखंड, NSA पिछले 12 साल से वो उत्तराखंड से है। और हमारे यहाँ की कितनी ही महिला अफसर बहुत अच्छी पोस्ट पर है। तो इसीलिए केवल प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए महिला, इससे कोई बड़ा उत्कर्ष नहीं माना जाता है। उत्कर्ष इसमें माना जाता है कि क्या आम महिलाओं का स्तर ऊंचा है, क्या आम महिलाओं की भागीदारी पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर, प्रशासन के अंदर अधिक है कि नहीं है। तो आप देखें कि हमने जब पुलिस भर्ती की तो हमने कहा 30%, हाँ, अपने समय में 30% रखो, ठीक है। आप पुलिस में लड़के दिखाई देंगे आपको। नायब तहसीलदार यूपी के जमाने में महिला होती नहीं थी, हमने कहा लो रखो 30% महिला रखो। और आप देखेंगे कि अगले 10 साल में रमा ये नहीं कहेगी कि साहब जेंडर इक्वलिटी, बिल्कुल जब तुम्हारे साथ 3 लोग आए हैं, हाँ, ये लड़के बोलेंगे कि देयर शुड बी जेंडर इक्वलिटी। समय ऐसा आएगा, हाँ, तुम देखना हम तो नहीं देख पाएंगे, ये समय आएगा ही आएगा। हाँ जी। तो इसीलिए हमारी महिला इतनी कर्तव्यशील होती है। आप किसी स्कूल में चले जाए, प्राइमरी से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक, आपको सर्वत्र जो है बालिकाएं आगे दिखाई देंगी। और आपकी मीडिया में हमारे कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छे से अच्छे स्थान पर है। तो इसलिए मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना ये बड़ी बात नहीं है। और एक दिन होगा, आएंगे। हाँ। अपना क्या है कि अपना उद्देश्य है कि समाज में उनकी सहभागिता ज्यादा हो, समाज में जो हमने उनको यत्र नार्यस्तु पूजन्ते कहा है, हाँ, वो भाव जागृत हो, वो बड़ी बात है। पद या पैसा ये सेकेंडरी चीज है। टाइम्स नेट पर से बातचीत करने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रमा जी। जय हो। ये हमारी खास बातचीत थी बेबाक भगतदास से। और जानते हैं, एक नया शब्द हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं, आध्यात्मिक इंटेलिजेंसी। ये देश केवल AI में ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक इंटेलिजेंसी में भी आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है और आगे जीतेगा भी। मैं इस पॉडकास्ट का अंत यही कहकर करना चाहूंगी। इस पॉडकास्ट का सार यही था कि छोटा हूं तो क्या हुआ, हूं मैं आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है बस तू चक्कर दे। ऐसी ही भगतदा की बातें गागर में सागर भरने जैसी थी।